एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 6 को। अभी तक टोटल में 5 प्रैक्टिस सेट को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट ही नहीं बल्कि इसके साथ जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे भी इसमें कवर अप किया था। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि किस बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है, बताइए। तो जी हाँ, आपका बांस जो है वो आपका डोगी बांस होता है। डोगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी जो है वो बनाई जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जी हाँ, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम जो है वो बदल कर आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। चलिए डिटेल से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना की, तो बेसिकली सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य जो था वो मुख्यतः बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उनकी शादी के लिए जरूरी सहायता करना है। बेसिकली बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने में इससे बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कोर टीम में झारखंड के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यह आपका बेसिकली 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश बने थे, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए भारत के नहीं बल्कि झारखंड के किस जिले से होकर पूछा जा रहा है ना। तो देखिए झारखंड के टोटल 6 जिले से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, जिसमें एक है आपका रांची। तो हम लोग बात करते हैं 6 जिलों की। तो 6 जिलों में आपका बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, लोहरदगा है, गुमला है और लातेहार है, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार और झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है। तो जी हाँ, बिहार और झारखंड को विभाजित करने का काम जो है वो गंगा और सोन नदी करती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो आपका गढ़वा एवं पलामू में है। यहीं अगर झारखंड की बात करते हैं तो यह झारखंड की बरसाती नदी नहीं है। ये अगर पूछा है कि ये कैसी नदी है तो ये आपकी झारखंड की बरसाती नदी नहीं है। गंगा नदी झारखंड एवं बिहार को साहेबगंज जिले में विभाजित करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है। तो जी हाँ, भारत की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है वो आपका राजमहल ट्रैप है। क्या है? राजमहल ट्रैप है, इसे याद रखिएगा। बेसिकली इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं जो आपका विशाल चट्टानों से निर्मित है, इसे भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन से कथन असत्य है। इसमें आपको सत्य नहीं बल्कि असत्य कथन को बताया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो ये क्या है कि तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बनाया गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बांध, 3 आपका तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोध बांध की जो है वो स्थापना करने का प्रावधान जो है वो दिया गया था। बात करते हैं हम लोग तिलैया बांध की। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर 1953 में बनाया गया, जबकि कोनार बांध जो है वो आपका 1954 में कोनार नदी पर, और आपका मैथन डैम जो है वो आपका 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर, और आपका पंचेत बांध जो है वो आपका 1959 में दामोदर एवं बराकर के संगम पर बनाया गया है। ये सारा टॉपिक आपका रिलेवेंट है। सारे क्वेश्चन को आप एक लाइन से याद जरूर रखिएगा। इसमें बेसिक सा 3 से 4 पॉइंट मैं आपको बताई हूँ और चारों पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तिलैया बांध देखिएगा और 1953 देखिएगा तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि गलत है। मुझे भी सबसे पहले ये लगा था कि नहीं ये गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कोनार नदी देखी समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर तो कोनार नदी नहीं था, ये आपका कौन सा नदी था, तो ये आपका बराकर नदी था। तो इस तरह से आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो देखना है। एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए,
किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और भी रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आपका हिंदी पेपर 2 का कुछ क्वेश्चन जो है वो अपलोड हुआ है और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है नहीं है बोला जा रहा है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो साबुन उद्योग जो है बेसिकली वो आपका उद्योग जो है वो वन आधारित उद्योग नहीं है। तो भाई वन आधारित उद्योग कौन कौन सा है, तो देखिए झारखंड में लकड़ी उद्योग हो गया, प्लाईवुड उद्योग हो गया, कागज और लुगदी उद्योग, लाह उद्योग, रेशम उद्योग, तंबाकू उद्योग तथा माचिस उद्योग जो है वो आपका प्रमुख वन आधारित उद्योग है। याद रखिए इसमें आपका माचिस उद्योग, लाह उद्योग और प्लाईवुड उद्योग इसे आप यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो उसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत में विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड में स्थापित इकाई की बात करते हैं तो वह है आपका इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, जिसे आईसीसी बोला जाता है। ठीक है, क्या है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुवांशिक इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है वो झारखंड में स्थापित है, जो आपका कॉपर संबंधित कार्यों की देखभाल जो है वो करती है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न में से किस जिले में पाई जाती है। तो जी हाँ, अभ्रक जो है ना वो अधिकांश आपका कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाया जाता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, गिरिडीह भी है, कोडरमा भी है। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत आपको रिवीजन करने का बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो आपका 1767 में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। कहाँ से हुआ था? तो जी हाँ, 1767 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। वहीं सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश के दौरान अंग्रेज सेनापति फर्गुसन ने झारग्राम के राजा को सबसे पहले पराजित किया था। तो ये भी याद रखिए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे पराजित किया था सिंहभूम क्षेत्र में, तो वह है आपका झारग्राम के राजा को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो खान देश के शासक आदिल खां, जिसे शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखिएगा कौन है वो आपका आदित्य खान सेकेंड इसको बोलते हैं ना, या फिर आदित्य खान शाह द्वितीय भी इसको बोलते हैं, आदिल खान द्वितीय इसका नाम है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से किसने घोषणा की अबुआ राजा एके जाना महारानी राज टुंडू। बताइए किसने ऐसा कहा। तो आप इसमें याद रखिए कि बिरसा मुंडा के उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा यह घोषणा किया गया कि अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू, अर्थात जब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज जो है वो समाप्त हो गया, इसका यही मतलब है। दैट मीन्स ये किसने घोषणा की, तो वो है आपके बिरसा मुंडा ने घोषणा की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, आपका गांव में बसा शहर जो है उसे मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है, याद रखिएगा ना। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो आपका आंग्ल भारतीयों को बसाने के लिए कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में किया गया था। याद रखिएगा किस सोसाइटी के द्वारा किया गया था, तो वो सोसाइटी था आपका कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ना। कब किया गया था? 1933 में किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है। जी हाँ, कौलेश्वरी मंदिर जो है वो आपका चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है, या फिर बोल सकते हो कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि कौलेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका चतरा में स्थित है। चतरा में कहाँ पे, तो वह आपका कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। कहा जाता है कि आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, जिनका नाम शीतलनाथ था, उन्होंने तप किया था तथा जैन महाकुरान के रचनाकार जिनसेन ने यहाँ साधना भी की थी। इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह
की मुख्य प्रेरक कौन थे? बताइए कौन थे? तो जी हाँ, झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक जो थे वो आपके ठाकुर विश्वनाथ शाह थे। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाह थे। इसे आप याद रखिएगा। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता भी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे? बताइए किसके निमंत्रण पर आए थे? तो जी हाँ, गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तो वो आपके श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे और वो उस टाइम उन्हीं के घर पर रुके थे। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका महात्मा गांधी पहली बार झारखंड जब आए थे वो समय था आपका 4 जून 1917 का। कब आए थे? 4 जून 1917 को आए थे और इन्हीं के घर पे श्याम कृष्ण सहाय के घर पे ही वो रहे थे और इन्हीं के निमंत्रण पर यहाँ पे आए भी थे। हम लोग देखते हैं 1917 का। तो 1917 में आप याद रखिए कि 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे तथा चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है वो गांधी जी ने रांची में ही तैयार की थी। तो याद रखिएगा कि जब गांधी जी किस आंदोलन के दौरान आए थे तो वो था आपका चंपारण आंदोलन के दौरान। कब आए थे? तो वो था आपका 4 जून 1917 को पहली बार आए थे। यहाँ पे कितने दिन तक रुके थे? टोटल 21 दिन तक यहाँ पर रुके थे। और आपका चंपारण आंदोलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो है आपके गांधी जी ने की थी। कहाँ पे की थी? तो झारखंड रांची में की थी। देखिए इतना सारा क्वेश्चन आपका एक टॉपिक एक क्वेश्चन से निकल करके आता है। दैट मीन्स आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका काफ़ी प्रसिद्ध सेट पेपर है जो आपका डीएसपी की पाठशाला द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसलिए आप इस सेट पेपर को ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका ट्रस्टवर्थी सेट पेपर है ना, जिससे मैं आपको सारा क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यकीन मानिए सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें हम लोग 10 से 11 सेट को कवर करने वाले हैं और हम लोग का टारगेट जो है वो सिर्फ एक मंथ का ही है, जिसमें हम लोग 15-16 दिन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5 सेट और बचे हुए जिसको हम लोग 10 दिन से पहले मैं कोशिश करूँगी कि 5 से 6 दिन में सारे सेट को कंप्लीट करा के कुछ और नए नए टॉपिक को स्टडी करें, या तो फिर हम लोग रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादातर फोकस करें, क्योंकि वो दो टॉपिक जो है वो ये पूरे सेट में छूटा हुआ है। तो इसको हम लोग मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन आप दीजिएगा। 2 से 3 दिन में आपका पूरा का पूरा सेट पेपर जो है मैं कंप्लीट कर दूंगी आपका रीजनिंग और मैथ का। तो चलिए आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो जी हाँ, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन जो है वो आपका ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के द्वारा ही कराया गया था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि इस सेना के संस्थापक जो है वो आपके ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा सेनापति पांडे गणपत रॉय थे। तो 2 यहाँ पे थे, इसमें याद रखिएगा। दूसरे कौन थे आपके? तो सेनापति पांडे गणपत रॉय थे ना। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। तो याद रखिएगा कि ये किसके संपर्क में थी? तो आपके बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको असत्य की पहचान करनी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अगर असत्य की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन 3 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजी क्रांति से भारत को मुक्त करना चाहते थे। क्या ऐसा था? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजी क्रांति से भारत को मुक्त करना चाहते थे। तो देखिए अगर यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में तो आपके पास क्या दिया हुआ है कि अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजी क्रांति से भारत को मुक्त करना चाहते थे। तो अगर आप पहली बार देखिएगा तो यकीन मानिए आप कंफ्यूज हो जाएगा, तुरंत बोलिएगा जी हाँ करना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अमरनाथ बनर्जी दिया हुआ है, वो बनर्जी नहीं थे। वो क्या थे? तो वो आपके अमरनाथ मुखर्जी थे। क्या थे? अमरनाथ मुखर्जी थे। देख रहे हैं क्वेश्चन में किस तरह से मिस्टेकन दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा आपको मिस्टेक दिया हुआ है, जिसको आप एकदम अगर ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएगा और क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा ना। देख रहे हैं समझ में मुझे ये सबसे पहला है कि नहीं ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे मुखर्जी की जगह पे क्या दिया हुआ है? बनर्जी दिया हुआ है ना। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बात करते हैं 1908 की। तो 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क में किसने? तो आपके अमरनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पुरखा लड़ाके किसका राजा है? झारखंड एवं अंतहीन समर गाथा असुर श्रृंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना? देखिए ये सारा आपका पुस्तक का नाम जो आपको बताना है कि ये सारे पुस्तक जो है वो किसकी रचना। तो जी हाँ, ये सारे पुस्तक जो है वो आपके
वंदना टेटे की रचना है। किसकी रचना है? तो वंदना टेटे की रचना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपका पुरखा झारखंडी साहित्यकार और नए साक्षात्कार, ये 2 पुस्तक भी इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा कौन से पुस्तक? तो है आपके पुरखा झारखंडी साहित्य और नए साक्षात्कार के रचनाकार भी कौन है? तो वो है आपके वंदना टेटे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास यहाँ पे टोटल 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से आपका असत्य कथन कौन सा है। तो आ जाइए ऑप्शन नंबर 3 में। अगर हम लोग असत्य क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है आपका कि हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी द्वारा मुक्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन, क्या ये बात सही है? तो जी नहीं, ये बात आपका सही नहीं है। चलिए अगर इसमें हम लोग खुल के बात करते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित किया जाता था। तो इसे आप याद रखिएगा कि कौन सा पत्रिका? तो वो था आपका कारागार, ना कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? मुक्ति नामक दिया हुआ है। मुक्ति नामक नहीं बल्कि कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका जो है वो प्रकाशित किया जाता था। इसे आप याद रखिएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत आंसर हो जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके पास कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका है जो गलत है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें गलत देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में इसमें क्या है कि सृष्टि की सांझा जो है वो आपका नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया है। तो जी नहीं, ये आपका नीलोत्पल मृणाल के द्वारा नहीं बल्कि सृष्टि की सांझ एवं वो अभी कुंवारी है, दोनों नाटक के रचनाकार जो है वो आपके सिद्धार्थ कुमार है। तो याद रखिएगा कौन है? सिद्धार्थ कुमार है ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है ये गलत आंसर हो जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? बताइए किस खेल से? तो जी हाँ, इन सभी का संबंध जो है वो आपका बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे दिवाकर प्रसाद की बात करते हैं तो दिवाकर प्रसाद भारत के पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने 2004 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश में खेला था? बताइए किस देश में खेला था? तो जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच जो है वो 20 दिसंबर 2017 को श्रीलंका में खेला था। याद रखिएगा समय कब का था? तो वो था आपका 20 दिसंबर का ना। 20 दिसंबर 2017 को कहाँ पे खेला था? श्रीलंका में खेला था, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइए किसे किया गया है? तो जी हाँ, वो जनजाति है आपकी बिरहोर जनजाति। ठीक है, बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड के बिरहोर, कोरवा और हील खड़िया जनजाति को हंटर और खाद्य संग्राहक जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा इसे किस रूप में, किस जनजाति में वर्गीकृत किया गया? तो वह आपका हंटर और खाद्य संग्राहक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संगीत के इस प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? बताइए। तो जी हाँ, फागुन के महीने में फगुआ गीत जो है वो गाया जाता है ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? बताइए लोक संगीत का एक रूप कौन सा होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो आपका होता है जनानी झूमर। क्या होता है? जनानी झूमर होता है ना। जनानी झूमर जो है वो आपका एक नागपुरी लोक नृत्य है। यह एक महिला केंद्रित नृत्य है। तो इसे याद रखिएगा, क्या है? महिला केंद्रित नृत्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। कौन सा त्यौहार पशुओं के लिए? तो जी हाँ, पशुओं के लिए बेसिक सा जो त्यौहार है वो है आपका वंदना पर्व। कौन सा है? वंदना पर्व ना। वंदना पर्व का संबंध जो है वो आपका पशुधन से है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिटलाहा क्या है? बताइए बिटलाहा क्या है? इसे हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, सेट पेपर में तो नहीं, लेकिन जब मैं आपको झारखंड का सार संग्रह पढ़ा रही थी उसमें हम लोग इसको पढ़े हैं। तो जी हाँ, बिटलाहा जो है ना वो आपका एक प्रकार का कठोर सजा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कठोर सजा होता है ना। देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार भी होता है। ये किस में होता है? तो ये आपका संथाल जनजाति में होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? बताइए। बहुत इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें से आपका केंद्रा जो है ना, केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाने वाला लोकप्रिय वाद्य केंद्रा है।
इसका निर्माण जो है वो आपका लगभग 4 फीट के एक खोखले बांस के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार खोलों को बांधकर किया जाता है। इस वाद्य में 3 तार लगे होते हैं, इसे आप याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कौन से गवर्नर ने 2013 में JSCA स्टेडियम का उद्घाटन किया था? तो जी हाँ, JSCA का उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका सैयद अहमद। क्या था? सैयद अहमद था। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये आपके झारखंड के 8वें गवर्नर थे जिनका नाम डॉक्टर सैयद अहमद था। जिसे आप याद रखेंगे, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सैयद अहमद है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है? यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो झारखंड के बारे में गलत दिया हुआ है। इसमें से जो गलत कथन है वो है आपका कि झारखंड का जनजातीय समाज जो है वो आपका मातृसत्तात्मक है। जी नहीं, झारखंड का जनजातीय जो है वो आपका पितृसत्तात्मक है। तो इसे याद रखिएगा ना, इसलिए आपका गलत हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? बताइए। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है वो आपका 2001 में अस्तित्व में आया था। इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य कथन की बात आती है ना तो मतलब मैक्सिमम में ना सारा का सारा ऑप्शन जो है वो सही दिया रहता है, और कुछ इसमें भी उसी तरह से है। यहाँ पे जल क्रांति अभियान के संबंध में राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। इसके तहत राज्य में 24 जिलों के 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में 2-2 ग्राम ना 2-2 ग्राम होते हैं, जल ग्राम के रूप में संचित किए हुए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं। वहीं चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल किए गए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल किया गया। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है इसके सही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए। यानी कि कोचिंग एंड एलाइड योजना जो है उससे रिलेटेड कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो देखिए, अगर हम लोग नंबर 1 की बात करते हैं तो 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हाँ, बिल्कुल की गई। कोरोना के टाइम में इसकी शुरुआत हुई थी। वही यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा 4 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। तो जी हाँ, बिल्कुल किया गया था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों जो है इसका आंसर सही है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि समर SAAMAR जिसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड अनेमिया रिडक्शन योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यानी कि इसमें से सत्य कथन कौन है इसके बारे में आपको बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो देखिए, इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 में झारखंड के हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी। तो जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। वहीं इस योजना की शुरुआत जो है वो कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया था। तो जी हाँ, इसे कुपोषण को दूर करने के लिए ही किया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश डैश का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? तो जी हाँ, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश जो है वो दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। वहीं पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। याद रखिए कि पहला नंबर पे कौन सा है? वो है बिहार। दूसरा नंबर पे है झारखंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, जिसमें कौन सरहुल का दूसरा नाम होता है? मतलब बहुत सारा नाम के साथ इनको मनाया जाता है, लेकिन आपको दूसरा नाम बताना है कि इसमें दूसरा नाम जो है वो कौन सा है। तो देखिए, इसका दूसरा नाम जो है ना वो आपका बाहा है। क्या है? बाहा है। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं तो बेसिकली सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। वहीं इस त्योहारों में सखुआ कुंज का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है। इसे याद रखिएगा कि इस दिन क्या होता है? आपका सरकारी छुट्टी होती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वाद्य यंत्र थाला को
द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो जी हाँ, वाद्य यंत्र थाला को कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? बताइए किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो जी हाँ, झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय जो है वो धातु के काम से जुड़े हुए हैं। किस काम से जुड़े हुए हैं? तो वह आपके धातु के काम से जुड़े हुए हैं ना। और बेसिकली इसे धोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। धातु बनाने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपके धोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि हाल ही में पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है, जिससे पशुओं के शरीर पर फोड़े हो रहे हैं। बताइए कि लंपी रोग का कारक क्या है? तो जी हाँ, लंपी रोग का कारक जो है वो आपका वायरस है। ये रोग बेसिकली वायरस के थ्रू जो है वो ज़्यादातर फैल रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके पास नोबेल पुरस्कार 2022 का नाम दिया हुआ है, उसके प्राप्तकर्ता का नाम दिया है कि ये पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो साहित्य का पुरस्कार जो है वो आपका एनी एनॉक्स को मिला था। जी हाँ, बिल्कुल मिला था। वहीं शांति का पुरस्कार जो है वो आपका वियालिया तस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संस्था को मिला था, बिल्कुल मिला था। वहीं चिकित्सा पुरस्कार जो है वो आपका स्वतांबे पैबो को मिला था। तो जी हाँ, बिल्कुल मिला था। दैट मीन्स उपयुक्त सभी जो है वो आपके सही हो जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? बताइए कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। देखिए, शशि थरूर के द्वारा लिखी हुई बहुत सी पुस्तक जो है वो आपका प्रचलित है, जिसमें से आपका जो नहीं है वह आपका हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो आपका इनके द्वारा नहीं लिखा गया है ना। बाकी जितने भी पुस्तक का नाम दिया हुआ है ये सारे पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि हाल ही में सुप्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, इसका संबंध था। बताइए इसका संबंध किससे था? तो जी हाँ, आपका पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो था वो आपका कथक नृत्य से था। किससे था? कथक नृत्य से था, ठीक है। चलिए अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं तो आप याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आपके एक सुप्रसिद्ध कथक नृतक थे। वहीं इनका संबंध जो था वो आपका लखनऊ घराने से था। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में किस देश में आयोजन किया गया? बताइए किस देश में आयोजन किया गया? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 18वां G20 सम्मेलन का ना, तो इसका जो सम्मेलन जो था वो हमारा भारत देश में किया गया था। लेकिन इससे पहले जो आपका 17वां G20 था ना, वो आपका 2022 में इंडोनेशिया में किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके पास यहाँ पे कुछ देश उसकी राजधानी दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जी हाँ, आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ब्राज़ील दिया हुआ है। ब्राज़ील की राजधानी जो है वो आपका ब्राज़ीलिया है और इसका मुद्रा जो है आपका ब्राज़ीलियन रियल होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पीसो है? बताइए किस देश की मुद्रा पीसो है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए कि आपका चिली दिया हुआ है, कोलंबिया दिया हुआ है, उरुग्वे और अर्जेंटीना दिया हुआ है। तो इन सभी देशों का मुद्रा जो है ना वो आपका पीसो है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सारा आंसर जो है इसमें सही है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है? यहाँ पे आपके पास राष्ट्रीय गान से दिए हुए हैं, कुछ देश दिए हुए हैं। तो देखिए आपका रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध जो है वो उनके राष्ट्रीय गान से नहीं है, वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान देश का संबंध जो है वो राष्ट्रीय गान से नहीं है। बाकी आपका भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, सभी का संबंध जो है वो इस राष्ट्रीय गान से है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदी को ना, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। चलिए वहीं पे इसमें देखते हैं, तो इसी कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, इसे आप याद रखिएगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें विचार करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कथन देखते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या है कि गौतम बुद्ध की माता
कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वहीं नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी। तो जी नहीं, ये आपका गलत कथन दिया हुआ है ना। अगर हम लोग बात करते हैं वर्धमान की, तो वर्धमान महावीर की माता जो है वो आपका त्रिशूला या बोल सकते हैं बेदहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। वहीं नेक्स्ट में आपके पास है कि ये आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो जी हाँ, आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो आपका वाराणसी बनारस के थे। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3 कथन जो है आपका सत्य है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन एक है जो आपका सुमेलित है। तो देखिए, नंबर 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो जजिया कर की समाप्ति जो है वो आपका 1564 में हुआ था। वहीं इबादत खाना का निर्माण जो है वो आपका 1570 में तथा महजर पर हस्ताक्षर जो है वो आपका 1979 में हुआ था। और दीने इलाही की स्थापना जो है वो आपका 1582 में हुआ था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 एक लाइन से है ना इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सुमेलित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में 1856 में अवध का विलय हुआ था। ये बात आपका सही है। बाकी कोई भी बात यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं ये सारा का सारा जो है आपका गलत है ना। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो की थी। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। इसे भी याद रखिएगा कि विभाजन कब हुआ था, किस कारण से हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो एक आपका सुमेलित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका सिर्फ मात्र एक आपका सही है जो है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध किससे है? तो वह है आपका कॉमनवेल्थ से है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका यंग इंडिया का संबंध जो है वो किससे है? तो आपका यंग इंडिया का संबंध जो है आपका महात्मा गांधी से है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं केसरी का संबंध, तो केसरी का संबंध जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक से है। और आपका मूक नायक का संबंध जो है आपका भीमराव अंबेडकर से है ना। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इसीलिए सारा आपका जो है सुमेलित गलत है। सिर्फ सही कौन सा है? तो वह है आपका एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ना, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? तो जी हाँ, ये आपका पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं, आप याद रखिए कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। और बेसिकली अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 30 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो बना। तो आप इसे याद रखिएगा ना कि इसका बेसिकली उद्देश्य कब प्रस्ताव किया गया, तो वो है आपका 23 दिसंबर 1946 का। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, मतलब इसमें क्या चीज़ है जो आपका सही है? तो जी हाँ, शिक्षा का मूल अधिकार है। क्या है? शिक्षा का मूल अधिकार है, ये आपका सही हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आपके पास सूची 1 में कुछ अनुसूची दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड भाषाएं दिए हुए हैं, मतलब उससे रिलेटेड कुछ कथन दिए। आपको बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित जो है वो इसमें मैच कर रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका 7वीं अनुसूची में जो है वो आपका विधायी शक्तियों का वितरण दिया हुआ है। वहीं 8वीं सूची में भाषाएं दिए हुए हैं। तो 9वीं सूची में आपके पास कुछ अधिनियमों का
विधि मान्य कारण दिए हुए हैं। कूट यहाँ पे आ गया है ना, कूट माफ कीजिएगा, ये नीचे होना चाहिए था। वहीं 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहंसता का बारे में बताया गया है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कूट के अनुसार, तो जी हाँ इसका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे से देखिएगा तो डी का 2 यहाँ पे सिर्फ 1 में है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से विचार करके बताना है कि क्या सही क्या गलत है। यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ कि सही उत्तर का इसमें चयन कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें क्या है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो जी हाँ उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वहीं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद रहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। वहीं नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो जी हाँ होती है। वहीं सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो जी हाँ 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। दैट मीन्स पर सभी कथन जो है इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 73वें संशोधन के अनुसार देखते हैं तो 73वें संशोधन के अनुसार इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था जो है वो विकसित किया गया है। बस एक यही कथन जो है इसमें सही है, बाकी आपका सेकंड कथन इनमें शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगर इसमें हम लोग कुछ जानते हैं तो आप इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर आपका 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो आपका 1992 द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था जो है वो स्वीकार किया गया था। इसीलिए आपका ये ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है। तो जी हाँ भारत में राष्ट्रीय समंकों का आकलन जो है वो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो है वो किया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। बताइए कौन सा कर शामिल नहीं किया गया। तो जी हाँ चलिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है आपका सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो चलिए आते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2016 से संपूर्ण देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। बताइए राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। तो जी हाँ राजकोषीय घाटे का तात्पर्य जो है वो आपका है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों, यहाँ पे खर्चों होगा ना, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है, ये आपको बताता है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें विचार करना है। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था। तो जी हाँ बिल्कुल था। वही नेक्स्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया गया। तो जी हाँ बिल्कुल दिया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है वो आपका IUCN के द्वारा किया गया, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली आपका 1964 में हुई थी। किसकी स्थापना। तो बेसिकली अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग 1964 की। तो बेसिकली 1964 में स्थापित रेड डाटा बुक के अंतर्गत वैसे प्रजातियों को रखा गया जिन पर विलुप्त होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषित के कारण होती है। तो जी हाँ ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण जो है वो आपका अम्ल वर्षा होता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। आपका आरोही क्रम में बताना। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को आरोही क्रम में देखते हैं तो देखिए ये आपका सबसे पहले आ जाएगा
नेपाल, फिर आएगा पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश आएगा। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ना। पहले क्या है आपका, पहले इसमें आपका आएगा नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। लेकिन अगर हम लोग इसमें अवरोही क्रम में देखिए, आरोही क्रम में नहीं बल्कि अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपका आएगा बांग्लादेश, फिर चीन आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर नेपाल आएगा। नेपाल के बाद आपका म्यांमार आएगा, भूटान आएगा और अफगानिस्तान आएगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ। इसे आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के जगह पे आपके सबसे पहले आपका, इससे पहले आपका म्यांमार, भूटान या फिर अफगानिस्तान दे दे, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। बताइए किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो जी हाँ, गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। वहीं भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थित है। इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सी नदियां हैं, लेकिन आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो देखिए आपका यहाँ पे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी, कृष्ण नदी और कावेरी, ये सारे नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन आपका नर्मदा और ताप्ती नदी या फिर लूनी नदी जो है आपका इसमें नहीं गिरता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए कि बंगाल में गिरने वाली, इसके अलावा जो नदी है वो आपके पन्नार है, स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है, ये सारे नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आएगा क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को चुनिए। ठीक है, सूची 1 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिए अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो आपका साइलेंट वैली में है। वहीं शंकु वृक्ष जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ कच्छ वनस्पति जो है वो आपका सुंदर वन में है और पतझड़ वन आपका राजस्थान में है। देखिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसका डी ऑप्शन में आ जाइए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। पीछे से भी आपका डी का 3 दिया हुआ है, इसके अनुसार भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि पतझड़ वन कहाँ है, राजस्थान में है। इस तरह से भी आप याद रखिएगा तो आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। चलिए सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करके कूट से चुनिए। आपके पास यहाँ पे खनिज और उसके उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लौह अयस्क, तो लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र आपका क्योझोर है। वहीं तांबा का उत्पादक क्षेत्र जो है वो आपका खेतड़ी है। तांबा का उत्पादक क्षेत्र आपका खेतड़ी है और कोयला का उत्पादक क्षेत्र आपका कोरबा और अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र आपका कोडरमा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो जी हाँ, ऑप्शन में आपका सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीछे से भी आपका डी का 3 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये कि अभ्रक कहाँ पाया जाता, तो वह आपका कोडरमा में पाया जाता है। आप इस बहुत बार से स्टडी किए हैं, आपको ये समराइज ज़रूर होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 6 के अंदर सामान्य अध्ययन को ख़त्म कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग झारखंड के सामान्य अध्ययन को अच्छे से स्टडी किए हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर अभी तक आपने 5 सेट को स्टडी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पहले 5 सेट को स्टडी कीजिए। अगर 5 सेट को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा तो ये सेट आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विद्युत विभव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास 2 कथन दिया हुआ है। पहला है कि विद्युत विभव जो है वो एक आपका अदिश राशि है या फिर यह एक आपका सदिश राशि है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव का तो सबसे पहले जानिए इसका मात्रक क्या होता है। तो जी हाँ, विद्युत विभव का SI मात्रक जो है वो आपका जूल पर कूलाम होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत विभव का तो ये आपका एक अदिश राशि होता है, जबकि अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र आए तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका एक सदिश राशि होता है। याद रखिएगा, विद्युत विभव अदिश राशि होता है और आपका विद्युत क्षेत्रक जो है वो आपका सदिश राशि होता है। इसलिए आपका कूट के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा ना। केवल ए आंसर जो है इसका सही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। बताइए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो देखिए इसको जानने से पहले इसके बारे में आप कुछ फैक्ट को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की, तो इसके अनुसार मनुष्य की आँख
3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती हैं। वहीं अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो इसका सीमा जो है वो आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक बताया गया है। इसीलिए आपके ऑप्शन में ना तो यहाँ पे 3800 कहीं दिया हुआ है और ना ही आपके पास 4000 दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक अप्रोक्सीमेट होता है हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको विचार करना है और इसमें बताना है कि सही आंसर जो है आपका कौन है। अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। वही नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषी के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जी नहीं, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 7 रंग नहीं दिखाई देता। वहीं अगर नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, तो जी हाँ, ये भी आपका प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। चलिए अगर हम लोग इसमें खुल के बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि प्रकीर्णन जो है ना वो आपका तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे याद रखिएगा। वहीं बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसे याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है तो वह है आपका बैंगनी और नीला रंग का। अब इस कारण से क्या होता है कि आपका आकाश जो है वो आपका नीला प्रतीत होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करते हैं तो इस समय में क्या होता है कि वायुमंडल में किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके वजह से क्या होता है कि इसके कारण प्रकाश के छोटी तरंगे का प्रकीर्णन जो है वो हो जाता है। जैसे आपका जो भी इसमें और भी किरण बचे उसका प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ते चला जाता है और यही कारण होता है कि सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी। 1 और 3 जो है वो आपका सही है, लेकिन आपका 2 जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके फर्स्ट कूट में क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेडियन। रेडियन किसका साथ हो जाएगा तो रेडियन हो जाएगा आपका मैरी क्यूरी के साथ। वहीं आपका नेक्स्ट दिया हुआ है पेंसिलिन। पेंसिल का क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वहीं एक्सरे का क्या हो जाएगा तो आपका एक्सरे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के इंटिजन हो जाएगा। और चेचक का आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो जी हाँ, कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि इसका ए हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति बताए। तो देखिए शक्ति बताने के लिए आप सिंपल सा है कि वोल्ट और एम्पियर को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा शक्ति। अच्छा, शक्ति को हम लोग किस में डिनोट करते हैं तो याद कीजिएगा शक्ति को हम लोग वाट में डिनोट करते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 110 आएगा। दैट मीन्स 110 वोल्ट नहीं 110 वाट होगा, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बताइए पास्चुराइजेशन कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें जानते हैं तो इसको पास्चुराइजेशन या फिर पास्चुरीकरण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। अब बताइए इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग पास्चुरीकरण की तो पास्चुरीकरण द्रव्य खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इसकी खोज जो है वो आपके लुई पास्चर ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो आपका पास्चुरीकरण पड़ा। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पहले दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें उपस्थित जितनी भी कीटाणु होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। चलिए इसके बारे में भी डिटेल से समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका एक सफ़ेद चूर्ण है जिसे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसे आपका अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगर इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है वो आपका शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में तथा मूर्ति के सांचे बनाने में किया जाता है। अगर वहीं इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र जो है वो आपका होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि
ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ट्यूबलाइट के अंदर निम्न दाब पर अक्रिय गैस नियॉन और आर्गन के कुछ पारे की वाष्प के साथ जो है वो भरा जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इसमें क्या भरा जाता है, नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है ना। इसमें यहाँ आर्गन और नियॉन मत कर दीजिएगा, ठीक है, जानकर कि इसमें आर्गन भी होता है, नहीं, आर्गन का क्या होता है, पारद वाष्प होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ है सेल्फी लैम्प। सेल्फी लैम्प का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेवी। वही नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है एक्स किरण। एक्स किरण का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रोएंटजन हो जाएगा। वहीं आपका रेडियो का क्या हो जाएगा, तो रेडियो का आपका हो जाएगा मार्कोनी। क्या हो जाएगा, मार्कोनी। लास्ट आपका बच गया टाइपराइटर। टाइपराइटर का आपका क्या हो जाएगा, सॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप कूट के अनुसार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 1 से 2 का भी आंसर जानते होंगे ना, तो आप कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन जो है वो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, तो हाँ जी हाँ, इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। वहीं हम लोग बेकिंग सोडा का देखते हैं, तो बेकिंग सोडा का आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपका वॉशिंग पाउडर का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हेमीहाइड्रेट भी होता है ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में पदार्थ और सूची 2 में उसका उपयोग दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कूट में सही होगा। सबसे फर्स्ट में आपका दिया हुआ है स्पार्ट्रम। अगर स्पार्ट्रम का देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक। वहीं आपका फ्रेयान का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, फ्रेयान का आपका हो जाएगा प्रशीतक। और आपका नेक्स्ट दिया हुआ है नियोप्रिन। नियोप्रिन का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, नियोप्रिन का आपका हो जाएगा संश्लेषित रबर। लास्ट बच गया आपके पास बेनाड्रिल। बेनाड्रिल का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिहिस्टेमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिहिस्टेमीन हो जाएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कूट के अनुसार, तो जी हाँ, कूट के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसका सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 में, जिसमें आपका दिया हुआ है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ये किस पे आधारित होता है, तो ये है आपका ह्यूगो डी ब्रिज पे आधारित होता है। वहीं विकास का सिद्धांत में क्या है, तो विकास का सिद्धांत आपका डार्विन है। और आपका एक जीव एक एंजाइम की परिकल्पना किस पे आधारित है, तो ये है आपका वीडल और टैटम पे। वहीं आपका ओपेरॉन अवधारणा जो है वो आपका जैकब और मोनोड पे आधारित है। दैट मीन्स कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य विज्ञान से जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 में आपके पास दिया हुआ है टाइलिन। अगर टाइलिन का देखें तो यह आपका स्टार्च का पाचन होता है। वहीं हम लोग देखते हैं पेप्टिन का, तो पेप्टिन जो होता है ये आपका प्रोटीन का पाचन होता है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेनिन का, तो रेनिन जो है वो आपका रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका मसृण पेशियों में सिकुड़न उत्प्रेरित करता है। यहाँ पे मसृण हो गया है लेकिन यहाँ पे मसृण होगा ना, यहाँ पे सब में नीचे र हो जाएगा ना, री हो जाएगा, यानी कि मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। दैट मीन्स कूट के अनुसार देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि कूट के अनुसार सही आंसर इसका ए हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफार्मा। नाइट्रोक्लोरोफार्मा जो है वो आपका एक विस्फोटक नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग जो है वो आपका कीटनाशी सूक्ष्म जीवरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है, बताइए अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो जी हाँ, अफीम जो है वो आपका मुख्यतः
मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड में पाया जाता है। याद रखिए कि मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड में पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर, जिसे आपका सेडेटिव बोलते हैं, के रूप में प्रयोग की जाती है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। तो देखिए जैव उर्वरकता के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है आपका एजोला और नील हरित शैवाल। ठीक है, एजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है वो आपका जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। जबकि आपका अल्फा लफा जो है ये आपका एक प्रकार का फलधारी पौधा है। याद रखिएगा ये क्या है, फलधारी पौधा। डेट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 और 2 ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। बताइए हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है। तो जी हाँ, हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये आपका। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बन निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो जी हाँ, इसके दौरान क्या होता है कि आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो आपका प्रेरित होता है। इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा प्रमुख स्रोत है। बताइए समुद्री घास किसका मुख्य और प्रमुख स्रोत है। तो जी हाँ, समुद्री घास जो है वो आपका आयोडीन का सबसे अच्छा और मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके एग्जाम्पल आपके केल्पा और नोरी है। नोरी और केल्पा जो है वो इस तरह के घास का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो आपका अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है वो है आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो आपका अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे आपके अनुवांशिक अव्यवस्था हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। बताइए किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। तो जी हाँ, ये आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि यूनिवैक का विस्तृत रूप होता है। बताइए क्या होता है इसका विस्तृत रूप। तो जी हाँ, आपका यूनिवैक्स का विस्तृत रूप जो होता है वो आपका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए सीपीयू को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन सा 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए पहला आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, वही मेमोरी यूनिट। इस तरह से आपका टोटल 3 भागों में इसे बांटा गया है, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए कि कंप्यूटर CPU को टोटल कितने भागों में बांटा गया। तो वह आपका 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए किसे किया जाता है। तो जी हाँ, इसमें से अगर आप देख सकते हैं कि वेबकैम एक आपका ऐसा चीज़ होता है जिसे हम लोग बेसिकली इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इसमें आपका वीडियो इमेज खींचने में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, हम लोग इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वो है आपका इंसर्ट का प्रयोग करते हैं ना। याद रखिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन यानी रिसोर्सेज को संरक्षण किया जा सकता है। बताइए किसका संरक्षण किया जा सकता है। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसमें से हम लोग जिसे संरक्षण कर सकते हैं वो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वहीं आपका मेमोरी है, CPU है। हम लोग ये सभी को जो है वो संरक्षित कर सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को बेसिकली रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये रूट फाइल जो होता है ना, रूट फाइल उस डिस्क विभाजन में निहित होता है जिसमें रूट निर्देशिका स्थित होती है। तो इसे आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग यूनिक्स की बात करते हैं तो यूनिक्स जो होता है वो आपका एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि हाई लेवल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है और बेसिकली यह प्रोग्रामिंग की सी भाषा में लिखा गया है। इसे आप याद रखिएगा। यह आपका मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर यानी कि बहुप्रयोगता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इसमें बताए गए 2-3 फैक्ट भी है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथन में कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं है। वर्णन है नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आ जाइए नीचे ऑप्शन डी में। यहाँ पे क्या है कि यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो देखिए आपका डेस्कटॉप जो होता है वो आपका एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता है। बाकी का सारा जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सब सही है, लेकिन जो गलत है वो आपका यह है कि ये एक आपका पोर्टेबल कंप्यूटर है, आपका गलत है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। बताइए मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ, मशीन लैंग्वेज जो होता है वो आपका CPU प्रोसेसिंग कोड का उपयोग जो है वो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मशीन भाषा का, तो मशीन लैंग्वेज जो है वो आपका कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग से निर्मित एक श्रृंखला में लिखी जाती है। और बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। उसे आप याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। बताइए कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो जी हाँ, वो आपके हैं सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, सन माइक्रोसॉफ्ट है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। देखिए मेगाबाइट का बात हो है, तो जी हाँ, मेगाबाइट को किससे डिनोट करते हैं, MB से डिनोट करते हैं। तो जी हाँ, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में आपका 10,48,576 बाइट जो है वो होता है, उसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक IP पता है। बताइए एक IP पता क्या होता है। तो जी हाँ, आपका जो एक IP पता है वो आपका नेटवर्क में प्रत्येक कोड के लिए एक विशिष्ट पहचान होता है। वहीं एक 32 बिट की कोड होती है और इसमें 8 अष्टक होते हैं। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है वो आपके IP के बारे में सही। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में सारे बातें जो है वो आपके सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। संबंधित है नहीं, संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका स्पैम जो है, स्पैम इससे संबंधित नहीं है। स्पैम जो है वो आपका प्रायः विज्ञापनों के प्रचार प्रसार आदि के लिए भी भेजे जा सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और ही द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा विकसित किया गया था, यहाँ पे डैश होता, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो देखिए दुनिया में वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, तो वो तो आपको पता ही होगा कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, WW होता है ना। डैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके विकास शायद आपको नहीं पता होगा। तो जी हाँ, इसका विकसित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है, टिम बर्नर्स-ली हैं। दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब और टिम बर्नर्स-ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो आपको इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो है वो आपका हाइपर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है, यानी कि HTTP पर कार्य करता है। HTTP आपका क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा ना, इस पे ये कार्य करता है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ होता है। बताइए इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट का अर्थ जो है वो आपका होता है कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं ना। चलिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से संसाधनों से संबंधित सूचनाएं हो गया, सेवाएं हो गया और इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन हो गया, वो आपके नेटवर्क पर प्रयोगकर्ताओं को मिलते हैं। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पेज प्रीव्यू मोड में होता है। बताइए पेज प्रीव्यू मोड में आप क्या कर सकते हैं। तो जी हाँ, पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। ऑप्शन ए ना, सभी पेज को देख सकते हैं ना, प्रिंट करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है। बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ड यानी कि MS वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए आपका फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो बटन्स डिस्प्ले करता है। कौन सा बार, तो यहाँ का
फॉर्मेटिंग टूल्स बार ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। तो जी हाँ, MS एक्सेल में सेल और रेंज दोनों का ना, सेल और रेंज की पहचान जो है उसके नाम द्वारा होता है जो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है, यानी कि जो आप नाम उससे मतलब उसको सेव करके रखिएगा उसी नाम से आप उसको पहचान सकते हैं, यानी कि आप दोबारा से उसको खोल के देख सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि आपका MS एक्सेल में सेल या फिर रेंज की पहचान के लिए उसके नाम के द्वारा उसकी पहचान की जाती है जो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एंटिटीज गुण और संबंध किससे संबंधित है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका एंटिटीज गुण और रिलेशनशिप यानी कि संबंध जो है वो डाटा के तार्किक अवधारणा से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो डाटा के तार्किक अवधारणा से संबंधित है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 6 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। यह आपका रहा कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम लोग झारखंड के सामान्य ज्ञान हो गया, आपका सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया और सामान्य कंप्यूटर, चारों पार्ट से कंप्लीट वीडियो को स्टडी कर चुके हैं। बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी तक हम लोग टोटल 6 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ये सारा पेपर आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अभी 4 तारीख हो रहा है, हम लोगों का टारगेट है कि इसे 10 तारीख तक हम लोग कम से कम जो है वो 10 सेट को कंप्लीट कर सकें, और हम लोग कर भी लेंगे। 10 तारीख तक आपका सारा का सारा 10 सेट जो है वो आपका मिल जाएगा। सारा का PDF जो है वो आपका 5 से 10 के बीच में PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग पेपर 2 हिंदी में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें भी हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, हम लोग उसी शिवांगन पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक से सारा हम लोग उसमें पेपर 2 का भी पढ़े हैं हिंदी का, जिसका जो है वो आपका सारा वीडियो का लिंक जो है वो दिया हुआ है, या फिर आप जाके के प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। और बाकी का आपका बच गया रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ जो है उसे भी हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में, लगभग 3 से 4 दिन में जो है वो पूरे वीडियो को स्टडी करेंगे, क्योंकि सारे पार्ट से आपका 2-2 चैप्टर बचा हुआ है। देखिए मैं चाहती हूँ कि आपका मैथ और रीजनिंग जो है मैं आपको ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट दूँ कि उस कॉन्सेप्ट पे अगर नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा भी पढ़े हैं, तो आप अगर उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका बन जाए। उस तरह से मैं आपको तैयार कर रही हूँ और उसे हम लोग जल्दी ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक इस सारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में जो भी इस एग्जाम को लिख रहे हैं, प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।